नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी जेबीटी टेट और शास्त्री टेट के लिए जीके की फाइनल टेस्ट वीडियो लेके आ चुका हूँ। देखिए फाइनल टेस्ट वीडियो में मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, विच प्लेनेट इज द नियरेस्ट टू द अर्थ। इस बार पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र ग्रह। देखिए अगर बात की जाए शुक्र ग्रह तो ये ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट है। थोड़ा फास्ट मैं जरूर इस वीडियो में बोलूँगा क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएँ। तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, लेकिन शुक्र ग्रह से और एग्जामिनर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक तो क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के सबसे निकट, तो आप शुक्र बता देंगे, वीनस बता देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि हमारे सौर मंडल का कि सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकीला जो ग्रह वो है आपका शुक्र ग्रह। तो इस बात को भी आपने याद रखना है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर बात करें आपकी शुक्र ग्रह की तो इस ग्रह को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं भगीनी ग्रह। तो सीधा क्वेश्चन आता है पृथ्वी की बहन और भगीनी ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन और भगीनी ग्रह, एल्डर सिस्टर ऑफ अर्थ जो है वो कहा जाता है। अगर बात की जाए शुक्र ग्रह की तो यही इसी ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा, तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन में यहाँ पे बृहस्पति भी दिया है। अच्छा, अगर बात करें दोस्तों बृहस्पति की, बृहस्पति ग्रह पूरे सौर मंडल का आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। बृहस्पति ग्रह की जो खोज है वो 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली के द्वारा दूरबीन से की गई थी। तो दूरबीन से 1610 ईस्वी में किसकी खोज हुई थी, तो बृहस्पति ग्रह की खोज हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये अपने अक्ष पर, जब कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको बोलते हैं परिभ्रमण। तो इस ग्रह का जो परिभ्रमण काल है वो सबसे कम दिन है। तो इस ग्रह का जो परिभ्रमण काल है वो 9 घंटे और 55 मिनट है। तो अपने अक्ष पर सबसे कम दिनों में घूमने में जो टाइम लगाता है वो बृहस्पति ग्रह लगाता है। और बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, और गैनीमेड ही सबसे पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो वो है आपका मरकरी, बुध ग्रह। अगर बुध ग्रह की बात करें तो ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अच्छा, अगर बुध ग्रह की बात करें ये सबसे छोटा ग्रह, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो अगर बात की जाए सूर्य के सबसे निकट ग्रह की तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो है आपका बुध ग्रह। इस बात को दोस्तों आपने याद रखना है। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर बुध ग्रह की बात करें तो ये सूर्य की परिक्रमा मात्र और मात्र 88 डेज में करता है। कितने दिनों में करता है, 88 दिनों में ये जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इस बात को आपने याद रखना। तो सूर्य की परिक्रमा करने में बुध ग्रह कितने दिन लगाता है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि मात्र और मात्र 88 दिन जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने में यह ग्रह लगाता है। यहाँ से हमने इतना ही जाना। अच्छा, मंगल, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से सौर मंडल में जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से आपके मंगल ग्रह को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने बिल्कुल गलत नहीं करना है। और मंगल ग्रह का जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। तो मंगल ग्रह का लाल रंग क्यों होता है, तो मंगल ग्रह का जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। अच्छा, मंगल ग्रह अपने अक्ष पे झुका हुआ होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कल ही आ सकता है ये। तो याद रखना, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री, कितने डिग्री झुका है, तो 25 डिग्री झुका हुआ होता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। अच्छा, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है वो कौन कौन से हैं, तो मंगल ग्रह के हैं 2 उपग्रह, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो याद रखना है, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह है, तो है मंगल के। और अगर डीमोस की बात करें तो डीमोस जो है वो पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है जो कि मंगल का उपग्रह है। और सबसे बड़ा सैटेलाइट, सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात करें तो है आपका कौन सा, तो गैनीमेड है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आकार का वर्णन के लिए एक शब्द है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार है चपटा गोलाब, ओप्लेट स्पेयर। तो ओप्लेट स्पेयर जो है वो पृथ्वी का आकार है, बोले तो चपटा गोलाब जो है वो पृथ्वी का आकार है। इस बात को आपने याद रखना है। तो और अगर पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी को भी एक नाम दिया जाता है नीला ग्रह। ये भी याद रखना है कि नीला ग्रह के नाम से
किस ग्रह को जाना जाता है सौर मंडल में, तो नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है। अच्छा, दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, कल आपका एग्जाम भी है तो ये बातें मैं थोड़ी फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और हज़ारों बच्चे यहाँ पे मैसेज कर रहे थे कि सर जेबीटी टेट के लिए और शास्त्रीय टेट के लिए वीडियो निकालिए, तो आपके स्पेशल डिमांड पे एक ही वीडियो आई है। यकीन मानिएगा कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके बहुत सारे डाउट यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। तो अगर बात करें यहाँ से, तो दो कंडीशन में यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। ये है सूर्य, और एक तरफ सूर्य से पृथ्वी नज़दीक है और एक तरफ क्या है, दूर है। तो ये नज़दीक और दूर, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। अच्छा, सूर्य पृथ्वी के नज़दीक कब होता है? तो अगर सूर्य की और पृथ्वी की बात करें तो सूर्य और पृथ्वी 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होते हैं, और इस घटना को उपसौर की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उपसौर की घटना कहते हैं। और जब सूर्य और पृथ्वी दूर होती है तो ये कितने तारीख को होती है? 4 जुलाई को होती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर बोले तो अफेलियन, और उपसौर बोले तो प्रहेलियन। तो प्रहेलियन होता है जब नज़दीक होते हैं सूर्य और पृथ्वी, ये होते हैं आपके 3 जनवरी को, याद रखना, न्यू ईयर में नज़दीक होते हैं। और दूर जो होते हैं वो 4 जुलाई को, बीच वाले साल में अपसौर उस घटना को कहते हैं। तो ये भी दोनों बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, पृथ्वी का भी एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम चंद्रमा है। चंद्रमा के लिए एक शब्द, एक बात कही जाती है, रात की रानी। तो रात की रानी किस उपग्रह को कहा जाता है? तो चंद्रमा को ही रात की रानी भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, हर एक बात यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को आप डिटेल से सुनना पड़ेगा। बेशक थोड़ा सा फास्ट जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि IST और GMT। IST बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। GMT बोले तो ग्रीनविच मीन टाइम, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो GMT रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, याद रखना है। GMT रेखा कहाँ पे? 0 डिग्री देशांतर रेखा पे है। तो इन दोनों के बीच जो समय है वो है 5.5 घंटे। अब 5.5 घंटे कैसे है? आपको याद रखना है कि 1 डिग्री देशांतर का मतलब कितने मिनट होता है? 4 मिनट। कितने मिनट होता है? 4 मिनट। और भारत की जो IST लाइन है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने डिग्री पे है? तो भारत की IST लाइन 82.5 डिग्री पे है। अच्छा, भारत की IST लाइन 82.5 डिग्री पे, सर ये भी समझ गए। अच्छा, अगर भारत की IST लाइन 82.5 डिग्री पे है तो हमने भी क्या किया? 82.5 को 4 से गुना किया। और जब 82.5 को 4 से गुना किया तो हमारे पास निकला 330 मिनट। और 330 मिनट का मतलब होता है 5 घंटे और 30 मिनट। इस बात को आपने याद रखना है। तो जितने भी देश पूरब में होंगे तो भारत कहाँ पे है? भारत की जो IST लाइन है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। तो जितने भी देशांतर पूरब में होंगे वहाँ समय आगे चलेगा, पश्चिम में होंगे वहाँ समय क्या चलेगा? पीछे चलेगा। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, भारत की जो IST लाइन है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5। कितने राज्यों से? 5। कितने डिग्री पे? 82.5 डिग्री पे। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और इसके लिए एक ट्रिक है, यूपी, छत्तीस, आम, खा गया उड़ीसा में। और देखिए, इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक और बताता हूँ। मेरी लाइव वीडियोज़ है यूट्यूब पे, वो देख लो, वहाँ से भी बहुत जीके आपका कवर होने वाला है। अगर आप एक रात में कुछ नहीं कर सकते तो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ लाइव जो मेरे सेशंस रहते थे यूट्यूब पे, HP टेट जब आर्ट्स वाला था, दूसरे नॉन मेडिकल थे, तो उस टाइम मैंने सब के लिए, JBT के लिए, क्योंकि ये पेपर बहुत डिले कर दिया था यार, तो ये पेपर डिले किया था तो उस वजह से ये पेपर थोड़ा लेट हो रहा था। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो याद रखना है, यूपी से यूपी, छत्तीस से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश और मौ से मध्य प्रदेश, खा गया से कुछ नहीं, उड़ीसा से उड़ीसा। तो भारत की मानक समय रेखा, भारत की जो IST लाइन है वो भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आम से बोलेंगे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से गुजरती है। ट्रिक का नाम है यूपी, 36, आम, खा गया उड़ीसा में। और साथ में हमारी, अगर आपका भी कोई सगा संबंधी या आप भी SPTGT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी फ्री सीरीज़ यूट्यूब पे चल रही है। तो ये सीरीज़ लगातार हर दिन इसकी वीडियो आपके बीच आती है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक वॉच नहीं की है तो इस वीडियो को आप ज़रूर एक बार इन वीडियोज़ को देखिएगा, बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलने वाला है। और अगर आप भी SPTGT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो, और या नवंबर के लिए टेट की तैयारी करना चाहते हैं आप में से कोई भी, तो इस नंबर पे 7876145409 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास लास्ट टाइम भी जितने बच्चे आर्ट्स के थे 100% हमारा शायद रिजल्ट रहा है, क्योंकि एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने ये बोला हो कि हमारा टेट इस बार क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसी प्रकार, क्योंकि देखिए हमारी यूट्यूब पे वीडियोज़ ही इतनी ज़्यादा आती है कि देखिए, इससे पहले हम 80 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे, मैराथन कंप्लीट कर चुके थे, फाइनल टच वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। तो हर एक वीडियो हम जो है यूट्यूब पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला था।
पहला यहाँ पे अगला क्वेश्चन था कि कुगती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है, और हो सकता है कल यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। कुगती की बात हो रही है। कुगती जो वन्यजीव अभयारण्य है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। अच्छा, ये चंबा में है, कुगती चंबा में। लेकिन चंबा में इसके अलावा और कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो चंबा में आपका कुगती वन्यजीव अभयारण्य है, चंबा में ही आपका सेचतवा नाला है, चंबा में ही आपका तुंडा है। कौन सा है? तुंडा वन्यजीव अभयारण्य, सेचतवा नाला वन्यजीव अभयारण्य। देखिए याद रखना है, कल क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। कुगती वन्यजीव अभयारण्य देख लिया, चंबा में है। चंबा में ही आपका जो है वो काला टॉप खजियार वन्यजीव अभयारण्य है। चंबा में ही गैमगुल सिहावेई वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये सारे के सारे कहाँ पे? चंबा में। चंबा के अलावा कुल्लू के बहुत पूछे जाते हैं। अगर कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में कौन कौन से हैं? तो कुल्लू में आपका कायस वन्यजीव अभयारण्य है, कन्वर वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पे? कुल्लू में। कन्वर के अलावा कोखन, तो कायस, कन्वर और कोखन, ये तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मनाली भी कुल्लू में है, सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कुल्लू में है। तीर्थन बहुत बार पूछी जाती है, तीर्थन भी कहाँ पे है? कुल्लू में। तीर्थन आपने चंबा नहीं लगाना है, तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पर है भैया? कुल्लू में। इस बात को आपने गलत नहीं करना है। देखिए जो गलती करते हैं वो बच्चे पेपर को पास नहीं कर पाते। अच्छा, मंडी भी देख लेते हैं सर, मंडी में कौन कौन से? तो मंडी में 3 है। मंडी में अगर मंडी की बात करो तो मंडी में है बांदली, पुलिस के पेपर में लास्ट से लास्ट टाइम पूछा गया था बांदली। बांदली के अलावा आपका नागरू चोटी भी सबसे ऊंची चोटी है मंडी की, और मंडी में ही नागरू वन्यजीव अभयारण्य है। और एक शिकारी देवी माता का मंदिर भी मंडी में है, और शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पे है? मंडी में है। तो याद रखना है, बांदली, नागरू और शिकारी देवी, ये तीनों के तीनों वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पे है? तो ये तीनों के तीनों वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखने हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे मंडी, कुल्लू और चंबा। अच्छा सर, शिमला भी बता दीजिए। देखिए शिमला की बात करें तो शिमला में है दरान घाटी वन्यजीव अभयारण्य 1 और दरान घाटी 2, और तालरा वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पे है? शिमला में है। तो इन चारों जिलों को हमने देख लिया। अगर यहाँ से आपको कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाएगी तो गलत बिल्कुल नहीं करिएगा। देखिए ये रिवीजन सेशन के लिए फाइनल टच वीडियो, थोड़ी फास्ट मैं ज़रूर बोल रहा हूँ इसमें, लेकिन फास्ट बोलने के पीछे एक ही रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करवाना मेरा मकसद रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और कल ये पेपर में देखने को दोबारा मिल सकता है कि बुढ़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो बुढ़ा नृत्य भैया सिरमौर जिले में किया जाता है। अच्छा, बुढ़ा सिरमौर में किया जाता है। सिरमौर में बुढ़ा के अलावा आपका झूरी नृत्य सिरमौर में होता है। झूरी बहुत बार पूछा गया है। आपका रासा जो है वो सिरमौर में होता है। आपकी नाटी जो होती है, नाटी होता है पुड़ुआ नृत्य सिरमौर में होता है। तो ये सारे के सारे नृत्य जो है वो कहाँ होते हैं? सिरमौर जिले में होता है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका कुल्लू दिया है। सर कुल्लू में कौन कौन से होता है? तो कुल्लू की बात कर लेते हैं। कुल्लू में आपका उजग जामा बहुत इंपॉर्टेंट है। उजग जामा नृत्य कहाँ होता है? तो उजग जामा नृत्य आपका कहाँ होता है? कुल्लू में होता है। उजग जामा के अलावा बांथड़ा होता है। आपका कड़थी कहाँ होता है? तो कड़थी भी कुल्लू की, उजग जामा भी कहाँ का? कुल्लू का, और खरेत भी कहाँ का? आपका कुल्लू का, और बांथड़ा भी कहाँ का? कुल्लू का। कुल्लू के अलावा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कहाँ का? आपका चंबा का। चंबा में क्या क्या किया जाता है? तो चंबा में डंडारस बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की परीक्षा में याद रखना ये नाम डंडारस नृत्य कहाँ पे? कुल्लू चंबा में। और आपका चंबा में ही सिकरी नृत्य सूही मेले के दौरान किया जाता है। डांगी भी कहाँ किया जाता है? डांगी भी चंबा में ही किया जाता है। और झांकी भी कहाँ निकाली जाती है? चंबा में। और झांझर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए झांझर भी कहाँ किया जाता है? तो झांझर नृत्य भी आपके चंबा ज़िले में ही किया जाता है। तो ये सारे के सारे चंबा में होता है। झांकी हो गया, हंतेर हो गया, झांझर हो गया, आपका धांगी हो गया, आपका सिकरी हो गया, आपका नुआला। और नुआला जो फेस्टिवल है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये गद्दियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है। और डंडारस जो नृत्य है वो भी चंबा में ही किया जाता है। तो ये सारे के सारे नृत्य चंबा के आपको ज़रूर याद रखने हैं। देखिए चंबा के भी पूछे जाते हैं। चंबा के अलावा देखिए आपका और कौन कौन से, जैसे कि आपका होता है एक नृत्य राक्षस नृत्य जिसको छम्ब भी कहा जाता है। अक्सर राक्षस नृत्य को छम्ब भी कहते हैं। तो छम्ब या राक्षस नृत्य जो ये होता है ना, ये किन्नौर में होता है। कहाँ पर होता है? किन्नौर में। तो किन्नौर में होता है आपका राक्षस नृत्य, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जितने भी नृत्यों में पीछे यांग दिख रहा है, जैसे कि क्यांग हो गया, वाक्यांग हो गया, वयांगचू हो गया, जापरो हो गया, ये सारे के सारे नृत्य जो है वो कहाँ पे किए जाते हैं? तो ये सारे नृत्य किन्नौर जिले में कहाँ पे किए जाते हैं? किन्नौर जिले में किया जाता है। अच्छा, लाहौल स्पीति में बहुत इंपॉर्टेंट है शांद और शाबू।
शांद और शाबू ये दोनों नृत्य महात्मा बुद्ध की याद में किए जाते हैं। इसके अलावा लंग दरम्बा भी एक नृत्य है, ये भी लाहौल स्पीति में ही किया जाता है। शुनतो नृत्य भी कहाँ किया जाता है, ये भी लाहौल स्पीति में ही किया जाता है। तो ये सारे नृत्य आपने डांगसी से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आने के थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे, तो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन की कालका शिमला रेलवे यात्रा में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो कालका शिमला रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रेलवे लाइन। इस रेलवे लाइन की जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है, तो है बड़ोग सुरंग। और बड़ोग सुरंग की बात करें ये किस ज़िले में पड़ती है, तो ये हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थित। और इसकी जो अगर बात करें कालका शिमला रेलवे लाइन की, तो ये कितनी लंबी है, तो ये 1143 मीटर लंबी है। इस बात को आपने याद रखना है। तो कालका शिमला लाइन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन। पहले जब ये कालका शिमला रेलवे लाइन बनी थी तो 103 सुरंगें होती थी, लेकिन वर्तमान में अब यहाँ पे 102 टनल रह गई है। तो हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात करेंगे यहाँ से कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसका उद्घाटन कब हुआ। तो इसका उद्घाटन 1903 में किसने किया था, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंगाल का विभाजन भी किया था 1905 में, इनके द्वारा ही कालका शिमला रेलवे को जो है यहाँ पे इनॉग्रेशन की गई थी। और कालका शिमला रेलवे लाइन जो है वो 96.54 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को में कब डाला गया, तो इसको यूनेस्को में डाला गया 3 जुलाई 2008। तो याद रखना है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसको यूनेस्को में जो डाला गया वो 3 जुलाई 2008 को डाला गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मंदिर अवस्थित है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की नैना देवी मंदिर की, तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में स्थित है। अच्छा, नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में, ये बात आपसे वहाँ परीक्षा में पूछी जाएगी तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। अच्छा, नैना देवी मंदिर बिलासपुर में है, लेकिन अगर बात करें बिलासपुर की तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो इस मंदिर के निर्माण के बारे में आप ज़रूर याद रखें, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया। अच्छा, नैना देवी मंदिर और नैना देवी मेला दोनों के दोनों ये कहाँ मनाए जाते हैं। तो नैना देवी मंदिर और नैना देवी मेला जो है वो दोनों के दोनों आपके बिलासपुर में ही है। अच्छा, बिलासपुर में जो है वो आपके एक फेस्टिवल जो होता है वो है नलवाड़ी फेस्टिवल। अगर बात की जाए नलवाड़ी मेले की, तो नलवाड़ी मेला जो है वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने जो है वो 1889 में जो है वो शुरू किया गया था। और उस समय बिलासपुर का जो राजा है वो अमरचंद होता था। तो 1889 में किसके द्वारा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का नलवाड़ मेला शुरू किया गया था, तो ये किया गया था आपके डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा। अच्छा, नैना देवी मेला जो होता है वो किस माह में मनाया जाता है। तो नैना देवी मेला जो है वो अगस्त माह में मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको याद रखना है कि जो ये नलवाड़ी मेला है इसको राज्य स्तरीय मेला भी घोषित किया गया है। अच्छा, बात करें एक वहाँ पे बिलासपुर में एक और मेला लगता है मारकंडा मेला। तो मारकंडा मेला कहाँ लगता है, तो ये अप्रैल माह में आपके बिलासपुर में ही लगता है। इसके अलावा कुछ मंदिरों की बात करें और सबसे पहले बात करते हैं आपके हमीरपुर के मंदिर का। अगर हमीरपुर के मंदिरों की बात करें तो हमीरपुर में भी बहुत सारे मंदिर हैं और अगर इनको पढ़ा जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे कि बाबा बालकनाथ मंदिर। तो बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो ये दियोटसिड हमीरपुर में है। हमीरपुर के चकमों में ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा बालकनाथ मंदिर। बाबा बालकनाथ मंदिर के अलावा हमीरपुर में ही सुजानपुर टीरा पड़ता है, वहाँ पे है गौरी शंकर मंदिर। तो गौरी शंकर मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में है। मुरली मनोहर मंदिर भी वहीं पर है। ऊना की बात करते हैं, ऊना की बात करें तो ऊना में है बाबा विडभाग सिंह जी का मेला लगता है। और बाबा विडभाग सिंह जी का जो गुरुद्वारा है वो भी कहाँ पर है, वो भी ऊना में है। ऊना में ही आपका शिव बाड़ी है जो कि गगरेट ऊना में है। और चिंतपूर्णी मेला हिमाचल के किस ज़िले में मनाया जाता है, तो ये भी ऊना में ही मनाया जाता है। तो ये ऊना का हमने देख लिया। ऊना में भी देखो, और ऊना में एक मेला और लगता है पीर निगाह मेला। तो पीर निगाह मेला भी जो है वो कहाँ पे लगता है, तो ये भी जो है वो कहाँ पे लगता है, ऊना में लगता है। और माता चिंतपूर्णी जी का जो मंदिर है वो भी कहाँ पे आपके ऊना में है। अच्छा सर, थोड़ी बहुत कांगड़ा की भी बात कर लीजिए। अगर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में आपका हिमाचल प्रदेश का एलोरा जिसे कहा जाता है मसरूर मंदिर। तो मसरूर मंदिर जिसे नगाड़ा शैली में 8वीं शताब्दी में ललिता द्वितीय द्वारा बनाया गया है, वो भी आपके मसरूर मंदिर जो है वो कांगड़ा में है। चामुंडा देवी का मंदिर, चामुंडा देवी माता का मंदिर ये कांगड़ा में है। ज्वालामुखी माता का मंदिर
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी कहाँ पे, कांगड़ा में। और ज्वालामुखी माता का जो मंदिर है वो 51 जो शक्तिपीठ है उसमें से एक है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो ज्वालामुखी माता का मंदिर है वहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने सोने का गुंबद कब चढ़वाया था। तो सोने का गुंबद महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे 1813 के आसपास चढ़ाया था। और कंवर नौनिहाल सिंह ने यहाँ के दरवाजे 1840 में, जो आपका ज्वालामुखी माता का जो मंदिर है वो 1840 में चांदी के बनवाए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, एक ब्रजेश्वरी मंदिर है। ब्रजेश्वरी मंदिर ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका कांगड़ा में है। ब्रजेश्वरी मंदिर के अलावा आपका बैजनाथ मंदिर, ये भी कहाँ पे है, ये भी आपका कांगड़ा में है। तो ये सारे के सारे आपके कांगड़ा में है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बड़ा ही सीधा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त की, तो है श्री NC मेहता। बहुत ही सही आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो NC मेहता हिमाचल प्रदेश के पहले कौन थे, पहले आपके मुख्य आयुक्त थे, प्रथम मुख्य आयुक्त थे। अगर बात की जाए पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर, तो पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर थे EP मोन, ई पेडरल मून इनका नाम है। या प्रथम मुख्य उपायुक्त जो थे। अगर बात की जाए प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो वो थे आपके कौन, तो वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह कौन थे, तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो है वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के। लेकिन अगर बात की जाए KL मेहता कौन थे, तो KL मेहता मैं सुबह वाली वीडियो में भी एक बता चुका हूँ। तो KL मेहता जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे। और S चक्रवर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। अच्छा, प्रथम लोका आयुक्त बहुत बार पूछे जाता है, तो प्रथम लोका आयुक्त थे TVR टाटाचारी। तो लोका आयुक्त गलत नहीं करेंगे, कौन थे, टाटाचारी जी कौन थे, TVR टाटाचारी जी प्रथम लोका आयुक्त थे हिमाचल प्रदेश के। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की, तो इनका क्या नाम था, तो ये आपको मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। अच्छा, अगर बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश की जो YS परमार यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी के जो पहले चांसलर जो है वो कौन थे, तो डॉक्टर जो हॉर्टिकल्चरल जो यूनिवर्सिटी है YS परमार, यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, तो ये आपके नौनी सोलन में है। और इसको बनाया था डॉक्टर रामकरण सिंह। किसने बनाया था, डॉक्टर रामकरण सिंह ने। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के जो नौनी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। तो RK सिंह या रामकरण सिंह याद रखना है, दोनों नाम चलेंगे। ये वो पहले चांसलर थे आपके किसके, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा है उसकी पहली महिला स्पीकर, तो विद्या स्टोक। ये क्वेश्चन तो शायद आपको मैं 10 बार पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले भी 20 बार पढ़ा चुका हूँ शायद। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसकी पहले प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखना, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज हिमाचल प्रदेश की है उसके प्रशासनिक अधिकरण जो हिमाचल प्रदेश का है उसके पहले अध्यक्ष थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसके वो कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। अगर तो नीदरलैंड आएगा तो नीदरलैंड लगाना है, द हेग आएगा तो द हेग के साथ जाना है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है। तो अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो ये नीदरलैंड के द हेग में है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इतनी बात तो आप समझ गए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इन द नीदरलैंड के द हेग में है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश 15 होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। कार्यकाल भी पूछा जाता है, तो टोटल जज कितने हैं, तो 15 होते हैं। कार्यकाल कितना होता है, 9 साल होता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस है, वहाँ पे 2 भाषाओं का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। एक तो फ्रेंच है और दूसरी जो भाषा है वो है आपकी अंग्रेजी। तो फ्रेंच भाषा वो अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रयोग किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका कोरम कितना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कोरम है वो है 9 जज। कोरम को बोलते हैं हिंदी भाषा में गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है कि जब तक यहाँ पर 15 में से 9 जज नहीं आएंगे तब तक सेशन यहाँ पे शुरू नहीं होने वाला है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसमें पहले और अंतिम और एकमात्र भारतीय मुख्य न्यायाधीश, अंतिम तो नहीं बोल सकते, अभी और भी बन सकते हैं, लेकिन पहले भारतीय और एकमात्र भारतीय मुख्य न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और कल ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को
वकूवी रूप से मिल सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र सिंह कौन है। तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश है। और अगर बात करें खाली भारतीय न्यायाधीश के जो भारत से है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रहे हैं, उनका नाम है वेनेगल रामाराव। क्या नाम है? वेनेगल रामाराव। देखो हर एक बात याद रखनी है। और वर्तमान में जो वहाँ न्यायाधीश है, देखो मुख्य न्यायाधीश तो एक ही रहा है डॉक्टर नगेंद्र सिंह, लेकिन अगर पहला न्यायाधीश बोलेंगे तो वेनेगल रामाराव। और वर्तमान में जो भारत से न्यायाधीश है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उसका नाम है दलवीर भंडारी। क्या नाम है? दलवीर भंडारी। तो देखिए हर एक बात मित्रों याद रखनी है। क्वेश्चन हर एक इम्पॉर्टेंट है, जितना मर्जी ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा ये टफ लगने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जितनी कवर कर सकते हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें कवर कर लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपकी पंचायती राज से संबंधित। देखिए 73वां संविधान संशोधन सर पंचायती राज से संबंधित है। अच्छा अगर बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज की बात किस अनुसूची में और पंचायती राज को भारतीय संविधान में किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया है? तो पंचायती राज को भारतीय संविधान में जो 11वीं अनुसूची है उसके तहत जोड़ा गया है। पंचायती राज में कुल विषय 29 है, ये भी आपको याद रखना है। तो टोटल 29 विषय है आपकी पंचायती राज में। और भाग नंबर जो 9 है वो किसकी बात करता है? पंचायती राज की बात करता है। और एक राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है कि जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों का जो गठन है उसकी बात किस में की जाती है? तो अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात भी की जाती है। उसी प्रकार भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 12वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? नगर पालिका। नगर पालिका में कुल विषय है 18 और इसको जोड़ा गया है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 93 1992-93 में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें नगर पालिका की बात की गई है। इसमें कितने विषय है? इसमें 18 विषय है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया और ये कहाँ पर है? तो सांची का स्तूप है भोपाल में। अब क्वेश्चन अगर अंदर जाके पूछेगा तो पूछेगा कि सांची का स्तूप तो भोपाल में है, लेकिन भोपाल में किस नदी के किनारे है? तो बोलेंगे सर भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और भोपाल से कुछ किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर है आपका सांची का स्तूप। अच्छा सर ये भी समझ गए, आपने बोला कि बेतवा नदी पर है। अब कल के लिए क्वेश्चन पूछेगा सांची का स्तूप किसने बनाया? तो सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। किसने बनाया था? तो मौर्य शासक, शक्तिशाली मौर्य शासक अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और याद रखना इस स्तूप को अशोक ने किस शताब्दी में बनाया था? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा सांची के स्तूप को बनाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। और हेनरी टेलर के द्वारा 1818 में जो है इस स्तूप का जो है वो क्या है खोज की गई थी। इस बात को आपने याद रखना। तो सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में हेनरी टेलर ने की थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकारों की कितनी श्रेणियाँ वर्गीकृत है? तो पहले मौलिक अधिकार आपके 7 होते थे, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है अब कितने रह गए? आपकी 6 रह गई है। वर्तमान में जो है मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। तो 6 श्रेणियों में वर्गीकृत है आपके मौलिक अधिकार। अब कैसे कैसे सर, ये भी थोड़ा सा आपको सिनेरियो जरूर बताना पड़ेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मौलिक अधिकार 6 है। सबसे पहले आपका समानता का मौलिक अधिकार जो कि राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 है। फिर आपका राइट टू फ्रीडम 19 से 22, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। फिर है आपका कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 से 28। और फिर है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का एजुकेशन एंड आपका कौन सा? कल्चरल राइट। तो याद रखना ये है आपका 29 और 30, एजुकेशनल एंड कल्चरल फंडामेंटल राइट। और फिर है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट अगेंस्ट। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक उपचारों के अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 32 में है, जिसमें 5 प्रकार के रिट की बात भी की गई है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी? तो इसमें 5 प्रकार की रिट आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट है। तो 5 प्रकार की रिट है हैबियस कॉर्पस, अमेंडामस,
क्यू वारंटो सेरिटोरी प्रोहिबिशन। याद रखना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश जिसको मैंडामस कहा जाता है, अधिकार परीक्षा जिसको क्यू वारंटो कहते हैं, सेरिटरी जिसको उत्प्रेक्षण कहा जाता है और प्रतिषेध जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं। तो ये सारे आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सातवां जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। तो किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया? वो था संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट है उसको हटा दिया गया। संपत्ति का मौलिक अधिकार आर्टिकल 31 से अब डाला गया है, इसको 301 में डाला गया है और इसको कानूनी अविधिक अधिकार बना दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो ये संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको 44वां संविधान संशोधन जो होता है 1978 में, उसके तहत हटाया गया था। अगला क्वेश्चन कि टॉस किसकी सहायक नदी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो टॉस जो है वो यमुना की सहायक नदी है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, टॉस यमुना की सहायक है, ये आप समझ गए। अभी टॉस नदी बनी कैसे? तो एक नदी है सुपिन, एक का नाम है रूपिन। तो रूपिन और सुपिन नदी मिलती है। रूपिन और सुपिन नदी जो है उत्तराखंड का एक जगह है नेटवाड़। उत्तराखंड में एक नेटवाड़ नामक जगह है और उसी नेटवाड़ के पास एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम होता है टॉस नदी। तो टॉस नदी का निर्माण जो है वो कैसे हुआ? तो टॉस नदी का जो निर्माण है वो यमुना की ये सहायक है, लेकिन इसका निर्माण जो है रूपिन और सुपिन दो नदियों से हुआ है। कौन सी जगह के पास? नेटवाड़ नदी के पास। अच्छा, पब्बर नदी किसकी सहायक है? तो पब्बर जो है वो टॉस की सहायक नदी है। तो पब्बर किसकी सहायक है? टॉस की सहायक है। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पब्बर नदी कहाँ से निकल रही है? क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया है। तो पब्बर नदी आपकी चंद्रनाहन झील से निकल रही है। चंद्रनाहन झील कहाँ पे? शिमला जिले में है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। यमुना की सहायक नदियों की बात करते हैं तो आपका गिरी नदी जो है यमुना की सहायक है, जो कि सिरमौर जिले को दो भागों में बांटती है। गिरी नदी कहाँ से आती है? तो जुब्बल के कुफड़ चोटी, जुब्बल में एक कुफड़ चोटी है, उसी कुफड़ चोटी से आती है आपकी गिरी नदी। तो गिरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, रामपुर घाट के पास है, यमुना नदी में मिलती है। अच्छा, अगर बात करें आपका जलाल, तो जलाल गिरी नदी की सहायक नदी है। आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी आंध्रा नदी। आंध्रा किसकी सहायक है? तो आंध्रा पब्बर की सहायक है। और पब्बर किसकी सहायक है? टॉस की सहायक है। तो ये सारी बातें आपको देखनी है, इन बातों को आपको समझ आना चाहिए। और पटसारी भी पब्बर की ही सहायक नदी है। तो पब्बर की भी बहुत सारी सहायक है, आपकी आंध्रा पब्बर की सहायक है, पटसारी पब्बर की सहायक है। तो पब्बर की भी आपको सहायक नदियाँ जरूर याद रखनी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाभा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए भाभा घाटी की बात हो रही है। तो भाभा घाटी है आपके किन्नौर जिले में। देखिए भाभा जल विद्युत परियोजना भी है और वही जल विद्युत परियोजना जिसको संजय जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो भाभा जल विद्युत परियोजना और भाभा घाटी दोनों के दोनों किन्नौर में है। किन्नौर में ही आपकी बसपा घाटी है जिसको सांगला घाटी भी कहा जाता है। और बसपा या सांगला घाटी पे ही जो है वो छितकुल गाँव, कौन सा गाँव है? छितकुल गाँव स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा ऑप्शन में है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी घाटी है? तो लाहौल स्पीति में आपकी लाहौल स्पीति घाटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें लाहौल स्पीति में एक मटुआ घाटी है। मटुआ घाटी लाहौल स्पीति में है। पट्टन घाटी बहुत बार पूछी गई, पट्टन घाटी लाहौल स्पीति में। पट्टन के अलावा आपका पीन घाटी हो गया, लिंगटी घाटी हो गया और चंद्रा घाटी हो गया। तो सारी की सारी कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। चंद्रा हो गया आपका भागा हो गया। तो याद रखना है चंद्रा घाटी और भागा घाटी ये कहाँ पे है? तो चंद्रा घाटी और भागा घाटी दोनों आपको याद रखने हैं। तो भागा घाटी हो गया, चंद्रा घाटी हो गया, दोनों की दोनों कहाँ पे है? लिंगटी घाटी हो गया, पीन घाटी हो गया। पट्टन बहुत बार पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है? क्योंकि वो आलू के उत्पादन के लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। तो ये है आपके लाहौल स्पीति में। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपकी शिमला में, तो शिमला के रोडू में है पब्बर घाटी और पब्बर घाटी को ही रोडू घाटी भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका सोलन में बहुत सारी घाटी है। सोलन में आपका दून घाटी है, सपरून घाटी सोलन में है। सोलन में ही आपका जो है वो कुनिहार घाटी है, सरसा घाटी है, अश्विनी घाटी है और गंबर घाटी है। इसके अलावा भुंडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो भुंडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में। कहाँ पे मनाया जाता है? कुल्लू जिले में मनाया जाता है। और कुल्लू के भी कहाँ पे? निरमंड में। इस त्यौहार को पहाड़ी लोगों का कुंभ कहा जाता है क्योंकि ये त्यौहार हर 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। भगवान परशुराम की जो है वो निरमंड में पूजा की जाती है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की बूढ़ी दिवाली किस जगह की फेमस है? तो बूढ़ी दिवाली फेमस है आपकी कुल्लू के निरमंड की, जहाँ पे भुंडा उत्सव भी मनाया जाता है।
और मंडी की शिवरात्रि आपको पता है कि ये मंडी के पड्डल मैदान में मनाई जाती है। और कुल्लू का जो दशहरा है वो कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाता है। और कुल्लू के दशहरे को कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा शुरू करवाया गया था। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन हर एक इम्पॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर होने वाले हैं। और किन्नौर में भी देखिए बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, तो इसी प्रकार आपको देखो फेस्टिवल्स आपके क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो फाइनल टच वीडियो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद है आपका श्रृंगला पर्वत चोटी। तो श्रृंगला पर्वत चोटी आपके कहाँ पर है? तो अगर बात करें श्रृंगला, तो श्रृंगला पर्वत चोटी आपके कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। जहाँ भी आपको अंगला अंगला आ रहा है, जैसे कि शिंगला आ रहा है, मुरांगला आएगा, लछांगला आएगा, जहाँ भी अंगला अंगला आएगा वो सारी चोटी कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में इसके अलावा और कौन कौन सी? तो शिंगला, मुरांगला, लछांगला, ये तो लाहौल स्पीति में। इसके अलावा मुकर बेहू, शिकर बेहू और शिंगरीला, ये सारी की सारी चोटी कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। गेफांग चोटी लाहौल स्पीति में। और मनीरेंग तो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 65-97 मीटर। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे किन्नौर दिया है। किन्नौर में हिमाचल की सबसे ऊँची चोटी शिला है। शिला की जो हाइट है वो 7026 मीटर है। जास्कर माउंटेन रेंज में ये है। किन्नौर में ही गोशू चोटी है, पीशू चोटी है, लियो फर्ग्यूल चोटी भी किन्नौर में है, तो ये किन्नौर की याद रखनी है। अच्छा इसके अलावा आपकी कुल्लू की भी बात कर लेते हैं। तो कुल्लू में है आपकी पीन पार्वती चोटी, इंदर किला चोटी, श्रीखंड चोटी, इंद्रासन चोटी, सोलंग चोटी, दियो टिब्बा चोटी और सांच पीक और पतालसू चोटी। और एक और है आपका मेवा कुंदिनो चोटी। और डिब्बी बोकरी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो कुल्लू की भी आप बखूबी रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को पारसी कब बनाया? तो हिमाचल प्रदेश को पारसी बनाया था 1951 में, जब गौ श्रेणी का राज्य हिमाचल बनता है। हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को 4 जिलों के साथ होता है। 4 जिले कौन कौन से थे? ट्रिक है SMMC, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल उस समय बहुत ही कम था। कितना क्षेत्रफल था? तो जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल का क्षेत्रफल 27,169 स्क्वायर किलोमीटर था। इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा आपने इस बात को भी याद रखना है कि जब हिमाचल प्रदेश को पारसी 1951 में बनाया गया, उसके बाद 1 जुलाई 1954, क्या बोले? 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर को मिलाकर हिमाचल का 5वां जिला बनाया जाता है। और साथ में आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो क्षेत्रीय परिषद है वो कब बनी? तो क्षेत्रीय परिषद जो है वो कब बनी थी? तो 1957 में क्षेत्रीय परिषद ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में बनी। और 1 मई 1960 को चीनी तहसील व रामपुर के 14 गाँव को अलग करके हिमाचल का 6ठा जिला किन्नौर बनाया गया। कब बनाया? 1 मई 1960 को हिमाचल का कौन सा जिला? 6ठे नंबर का जिला। ये भी याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मित्रों आपको ये भी याद रखना है कि 1966 में विशाल हिमाचल का निर्माण होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का एरिया है 2.0 आपका माफ़ी चाहूँगा, लाहौल स्पीति का एरिया 24.85% है। इस बात को आपने याद रखना। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हिमाचल का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा है हमीरपुर। हमीरपुर का क्षेत्रफल बहुत ही कम है, कितना है? 2.01%। तो ये भी आपको याद रखना, भी बहुत आसान है। और हिमाचल की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने परसेंट है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये बहुत कम है, ये आप ज़रूर बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि देहर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो देहर ब्यास की सहायक है। देहर ब्यास की सहायक, अगर ब्यास की बात करूं तो देहर ब्यास की सहायक है, मलाना ब्यास की सहायक है, सोलंग ब्यास की सहायक है, पार्वती नदी ब्यास की सहायक है, सरवरी नदी ब्यास की सहायक है, सूजन नदी हो गया, फ्योजल नदी हो गया, तीर्थन नदी हो गया, ज्यूणी हो गया, सुकेती हो गया, सेन नदी हो गया। ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी है? आपकी ब्यास की सहायक नदी है। और अगर ब्यास की बात करूँ तो ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्ज्य है और इसका जो संस्कृत नाम है वो बिपाशा है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर बहती है। जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी चिनाब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे छोटी नदी आपकी यमुना है। सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी है सतलुज। कितनी किलोमीटर बहती है? 320 किलोमीटर। तो नदियों के बारे में एक बार ज़रूर पेपर में देख के जाना है।
अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी हाई कोर्ट की पहली महिला जज तो है लीला सेठ। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो है सरोजनी नायडू। और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी कौन है? सरोजनी नायडू है। तो एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से समझना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली जो व्यक्ति थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन। और भारत की पहली महिला आईपीएस जो है वो कौन है? तो आईपीएस जो थी वो थी आपकी किरण बेदी। आईएएस जो थी वो अन्ना जॉर्ज थी, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारत की महिला बछेंद्री पाल थी। और अगर विश्व की बात करें तो वो कौन थी आपकी? तो वो कोई और ही थी, उनका नाम जूको तबेई था। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री है रोहित ठाकुर। तो आपने पूरा का पूरा मंत्रालय हिमाचल प्रदेश का पढ़ लेना है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य ठाकुर सिंह जी है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी है। कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह जी है। आपकी जो है वो बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी है। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। आईपीएस मंत्री आपके मुकेश अग्निहोत्री जी है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी है। थोड़ा फास्ट जरूर बोल रहा हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से मंडी जिले का प्रसिद्ध नृत्य? बहुत आसान है भैया, सबको आता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अंतिम क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को जमुना और गंगा को पद्मा, दोनों बातें याद रखनी है, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपका इन दोनों नदियों के नाम तो आपने बता दिए, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा भारत की 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बहुत बार इसकी लंबाई पूछी जाती है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये आपकी कहाँ से आती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आती है आपके कहाँ से? आपके मानसरोवर झील के राक्षसताल से, जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है, जहाँ से आपके सतलुज नदी का उद्गम होता है। तो एक एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और लागू इसको बाद में किया जाता है कब? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 नवंबर को इसको जब ये बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950। यहीं पर जो है भारत का जो है राष्ट्रीय जो गीत है, राष्ट्रीय जो गान है उसको अपनाया जाता है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर होती है इस अंतिम बैठक में। यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतिम राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति भारत का बनाया जाता है। तो संविधान सभा की 3 बैठकें भी हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो एक एक बात आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।